हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मूथा भूरट। बेटा हम कर रहे हैं रिवीजन विद द समरी बुक। ये समरी बुक मेरी वेबसाइट www.icleak.com पे अवेलेबल है, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पे अभी तक अगर बेटा आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस पर लाइक कमेंट्स नहीं किया तो करो, आपका फीडबैक दो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बहुत हेल्प होगी उनको, ठीक है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हाँ बेटा आपके लिए यहाँ पे फ्रेश बैच अवेलेबल है और आप वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जिन स्टूडेंट्स का अभी अटेम्प्ट है उनके लिए ये रिवीजन सीरीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न्स चैप्टर का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आप जीएसटी पोर्टल पे फाइल कर सकते हो रिटर्न, यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन यूटिलिटीज से आप कर सकते हो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प से आप यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हो, ऑफलाइन यूटिलिटीज दी है जीएसटीएन ने वो कर सकते हैं, या जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर से कर सकते हैं। नाउ देयर आर फ्यू बेटा, क्विक रिविजन है, फास्ट जाएंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे ये चैप्टर। GSTR1 बेटा, यहाँ पे अलग अलग रिटर्न जो है वो हम देखेंगे कि कौन फाइल करता है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। सो GSTR1 किस चीज के लिए बेटा, रिटर्न नहीं है, ये क्या है, मंथली स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई का, जो मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूं, मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे उसका है। कौन फाइल करता है, रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है वो मंथली फाइल करता है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट क्या है, ये लॉ में लिखी है, रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ती रहती है, वो नहीं, आपको क्या याद रखनी है, जो लॉ में लिखी हुई है। लॉ में क्या लिखी हुई है, 10 तारीख को, जैसे जनवरी की रिटर्न है तो 10 फरवरी को क्या आउटवर्ड का सेल्स जो है उसका डेटा जाता है GSTR1 में, ठीक है। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो जाता है बेटा, वो किसको, जो कौन, जिसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, वो क्या करता है, जब क्वार्टर खत्म हुआ, जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, 3 महीने ये खत्म हुए, तो यहाँ पे 10 जुलाई के पहले उसने क्या करना है, यहाँ पे 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर में उसको GSTR1 फाइल करना है, उसको GSTR1 फाइल करना है। नेक्स्ट बेटा GSTR3B जो है, 3B आपने सबने बहुत सुना होगा बेटा, मंथली रिटर्न है, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए मंथली रिटर्न है। यहाँ कौन फाइल करता है, रजिस्टर्ड पर्सन, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी का 20 फरवरी तक फाइल होता है, 20 फरवरी तक फाइल होता है। इसमें सब होता है बेटा, आउटवर्ड का डिटेल, इनवर्ड का डिटेल, पेमेंट का, समराइज रिटर्न है, ये समराइज रिटर्न है, ये पूरा समरी है रिटर्न में। देन GSTR4 है बेटा, रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, कंपोजिशन वाले जो होते हैं उनको फाइल करना पड़ता है, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और नोटिफिकेशन नंबर 2/19। डेट क्या है, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 18-19 का रिटर्न जैसे कि कब फाइल करना पड़ेगा, 30th अप्रैल 19 तक की ड्यू डेट दी हुई है, तब तक के फाइल कर सकते हैं रिटर्न GSTR4। देन GSTR5 इज अ मंथली रिटर्न बेटा, किसके लिए, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए। वो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है भाई, इंडिया के बाहर से आए थे, यहाँ पे इंडिया में टैक्स वैक्स, यहाँ पे इंडिया में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी ड्यू डेट क्या है, 20th of the next month और 7 days after the expiry of registration whichever is earlier, as we have discussed। इन लोगों का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या टाइम लिमिट दी हुई है बेटा, 20th of the next month और within 7 days after the expiry of registration whichever is earlier, ठीक है। तो 20 दिन नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जैसे कि जनवरी का है तो 20 फरवरी, या अगर उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल उनका रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है तो 27 जनवरी के पहले उनको रिटर्न फाइल करना है, GSTR5 बेटा। देन बेटा यहाँ पे बाकी के रिटर्न आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज GSTR9 बेटा, एनुअल रिटर्न होता है, किसके लिए बेटा, ये एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, मतलब TDS TCS कलेक्टर डिडक्टर, यहाँ TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, इन सबके तो स्पेशल रिटर्न्स है। एनुअल रिटर्न इनके अलावा बाकी के जो लोग हैं उन्हें फाइल करना है। डेट क्या है, ड्यू डेट है बेटा 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो बात अलग है, बढ़ती रहती है डेट, तो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डेट है। देन GSTR10 फाइनल रिटर्न होता है, जिसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया उसने फाइल करना पड़ता है, टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर और कैंसिल, कब तक करना है, विदिन 3 months of the date of cancellation और date of order of cancellation whichever is later। तो आपने खुद कैंसिलेशन किया तो उसके 3 महीने के अंदर, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कैंसिलेशन तो उसके 3 महीने के अंदर, whichever is later क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर 20th ऑफ एवरी मंथ, वो हमने देखा। 3B जो है ना हम फाइल करते हैं तब उसके पेमेंट के साथ ही हमें 3B फाइल करना होता है सभी लोगों को।
For registered person paying tax under composition scheme or notification by 2/19, payment for a quarter should be made on or before 18th of the month succeeding the quarter. तो बेटा बाकी के लोगों को क्या है, यहाँ पे 20th of the every month पे पेमेंट करना है, कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। तो जैसे अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो 18th of जुलाई के पहले उनको पेमेंट करना होता है, पेमेंट क्वार्टरली करना होता है। रिटर्न GSTR4 वो ईयरली भरते हैं। ये देखो हमने देखा था GSTR4 किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए रिटर्न है, पेमेंट क्वार्टरली करते हैं वो लोग और रिटर्न एनुअली भरेंगे। वो एनुअल रिटर्न जो हमने देखा वो एनुअल रिटर्न, द एनुअल रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। एनुअल रिटर्न 18-19 का ड्यू डेट क्या रहेगा, 31 दिसंबर 19। इन दिस रिटर्न द टैक्सपेयर नीड्स टू फर्निश डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर पूरे साल का है, वो सब डिटेल्स दे दें। रिवीजन ऑफ रिटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा जीएसटी में, आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न और फॉर एनी करेक्शन और एरर और ओमिशन। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इज अलाउड इन सब्सिक्वेंट रिटर्न। बट आप रेक्टिफिकेशन कितनी भी बार, यहाँ पे देखो जैसे आपसे जनवरी में गलती हुई, आपको फेब में याद आया आप फेब में ठीक कर लो, आपको मार्च में याद आया आप मार्च में ठीक कर लो। नेक्स्ट रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन जरूर कर सकते हो। फेब का रिटर्न भरते टाइम वहां पे जनवरी की जो भी मिस्टेक है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। वो जनवरी का रिटर्न वापस रिवाइज नहीं हो सकता, बट आगे के रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर व्हाट बेटा, due date of furnishing of return for the month of September following the end of financial year, that is 20th October, और furnishing of annual return whichever is earlier, या annual return आप जब भी furnish कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम आप कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हो बेटा, जैसे कि 18-19 में मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 18-19 के मेरी जनवरी 19 में कोई मिस्टेक हुई थी, तो मैं ये कब तक सुधार सकती हूँ, मैं यहाँ पे अक्टूबर 20th अक्टूबर 20 तक के 19 तक के सॉरी 20th अक्टूबर 19 2019 20th अक्टूबर 2019 और एनुअल रिटर्न मेरे को जब भी फर्निश करना है फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर ही है, समझ लो 31 दिसंबर 19 विच एवर इज अर्लियर, सो 20th अक्टूबर 19। वाई 20th अक्टूबर बेटा, क्योंकि यहाँ सितंबर की जो ड्यू डेट होती है, सितंबर की ड्यू डेट क्या होती है, 20th अक्टूबर होती है। तो मैक्सिमम आपको कोई भी गलती आप कब तक के सॉल्व कर सकते हो, due date of furnishing return for the month of September, due date of September return is what, 20th October और of the following year end of the financial year। तो 18-19 का बाद जो आएगा अक्टूबर उसकी बात हो रही है, 18-19 के बाद वाला जो सितंबर है उसके ड्यू डेट की बात हो रही है। और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आप जब भी फर्निश करते हो आप 31 दिसंबर को भी फर्निश कर सकते हो, यहाँ पे जो ड्यू डेट दी हुई है, या एक्सटेंडेड भी हो सकती है, या आपका बड़ा मन किया और आपने यहाँ पे जल्दी कर दिया 30 अप्रैल को ही आपकी इच्छा हुई मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर देती हूँ, तो फिर विच एवर इज अर्लियर आप तब तक ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपको रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो, इसी टाइम लिमिट तक कर सकते हो। लेट फी क्या है भाई, रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो उस केस में लेट फी क्या रहेगी बेटा, any registered person who fails to furnish statement return under section 39 and final return by the due dates is liable to pay late fee at the rate of 100 rupees per day। 100 रुपए पर डे की पेनल्टी उसको लगेगी बेटा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम क्या रहेगी 500 अंडर द CGS 5000 अंडर द CGST एक्ट। 100 रुपए पर डे क्या है बेटा, यहाँ पे CGST की पेनल्टी 5000 CGST की पेनल्टी, सिमिलरली SGST की पेनल्टी रहेगी, टोटल पेनल्टी 10,000 तक के मैक्सिमम हो सकती है। Any registered person who fails to furnish annual return by the due date शैल बी लाइबल, ये तो कौन से नॉर्मल रिटर्न की बात हो रही है भाई, 3B वगैरह की, या फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। और अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट फर्निश किया तो 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 0.25% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा और उसका 0.25 तक के मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। तो बेटा ये तो रिटर्न्स का पार्ट हुआ। सेकेंड एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट है, वो समझेंगे क्या है। सेक्शन 48 में दिया हुआ है बेटा, ऑथराइजेशन फॉर एन एलिजिबल पर्सन टू बी एक्ट एज एन अप्रूव जीएसटीपी प्रैक्टिशनर के जैसे कौन यहाँ पे रह सकता है। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है भाई जीएसटीपी को कि भाई तू ये काम कर, मेरे बिहाफ में रिटर्न वगैरह भर दे। क्या क्या कर सकता है जीएसटीपी फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, GSTN provides separate user ID and password to GSTP to enable him to work on behalf of clients without asking for their user ID and password। तो यहाँ पे GSTN क्या करेगा, सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड देगा, इन लोगों को सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड देगा GSTP को, जस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर को। कौन होना चाहिए वो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए,
नॉट बीन कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, और जिन्हें इंसॉल्वेंट भी नहीं करार किया गया है। चार चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए बेटा, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, कोर्ट का कोई कन्विक्शन नहीं है, और इसे इंसॉल्वेंट नहीं बोला गया है, और वो सेटिस्फाई करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एनी ऑफ द कंडीशंस क्या? या तो वो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सीबीसी है, ड्यूरिंग द सर्विस अंडर गवर्नमेंट एंड वर्क इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन अ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years, या उसे एनरोल किया गया एज अ व्हाट सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था, या वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर था पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 years, या उसके प्रिस्क्राइब्ड कोई क्वालिफिकेशन है। इन तीनों में से कोई चीज होना चाहिए, तभी वो जीएसटी के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, एलिजिबल रहेगा। क्या? रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सीबीसी, एटलीस्ट 2 साल के लिए ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, या पुराने जो लॉ थे उसमें सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए, या कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है मैम? बेटा ये पांचों में से कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, क्या वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के हिसाब से जस्ट एक बार रीड कर लेना। डिग्री इन कॉमर्स वगैरह हो, ये उसके पास हो, या उसने डिग्री एग्जामिनेशन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का दिया जिसका रिकॉग्नाइज बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू डिग्री एग्जाम, जो कि मेंशन अंडर 1 पॉइंट है, या एनी अदर एग्जाम नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, या एनी डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, या तो भाई जो आप होने वाले हो सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बेटा, सीएमए होना चाहिए। तो इसमें से कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है तो वो जीएसटीपी के लिए यहाँ पे क्या है बेटा, एलिजिबल रहेगा। अब व्हाट आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई क्या क्या वो काम कर सकता है जीएसटीपी। भाई मैं यहाँ पे मेरे को नहीं आता, मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करूं ये सब काम करूं, तो मैंने जीएसटीपी अपॉइंट कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है मेरे बिहाफ में फर्निश कर सकता है मेरा रिटर्न, मैं बिजनेसमैन हूं, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई वो मेरा फर्निश कर सकता है, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल, फाइनल रिटर्न, सारे रिटर्न्स को वो कर सकता है मेरे बिहाफ में, डिपॉजिट कर सकता है वो कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मेरे बिहाफ में रिफंड क्लेम कर सकता है, मेरे बिहाफ में एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फर्निश कर सकता है ई वे बिल यहाँ जनरेशन कर सकता है, फर्निश कर सकता है डिटेल्स ऑफ चालान इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, सारे काम कर सकता है बेटा, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल 58, इंटीमेशन फाइल कर सकता है टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, या विड्रॉ कर सकता है स्कीम से, सारे काम कर सकता है, अलाउ वो अपीयर कर सकता है एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव to any officer of department, appellate authority, appellate tribunal on behalf of registered person as provided. So वो सारे काम कर सकता है बेटा मेरे behalf में, सारे काम कर सकता है, रिटर्न फर्निश कर सकता है, यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है, चालान्स बना सकता है, ई वे बिल बना सकता है बेटा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, यहाँ पे सारे काम जीएसटीपी कर सकता है मेरे बिहाफ में जो सारे दिए हुए हैं। तो इस पे कभी कभार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिटर्न्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझे हमने, जो इंपॉर्टेंट रिटर्न्स आपके इसमें एग्जाम में एप्लीकेबल है वो सारे डिस्कस किए, प्लस हमने जीएसटीपी का कंसेप्ट समझा। ठीक है बेटा, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।